गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हाउ आर यू टुडे? आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को जरूर से कर रहे होंगे। मैं भूपेंद्र खन्ना, डीन एफएमएस से एसएमएम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अपोगी एकेडमिक्स के ऊपर। और मैं अपने प्रीवियस वीडियोस के बारे में बता दूं कि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस किया और ये इसका लगभग 5वां पार्ट है, जिसमें मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दिया था। आज की वीडियो में बात करूंगा दो इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। वन इज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड द WACC, दैट इज व्हाट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पर इस वीडियो से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको KR समझना है, मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो आपको KE को समझना होगा। मैंने बताया था कि KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के दो मेथड है, बेसिकली दो मेथड है। वन इज व्हाट डिविडेंड यील्ड मेथड, वन इज व्हाट अर्निंग यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड में दो केसेस थे, एक तो नॉर्मल केस और एक ग्रोथ रेट वाला केस। अल्टीमेटली तीन मेथड वहां पे थे। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज क्वाइट सिमिलर विद द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। व्हाई सो? बिकॉज क्या होता है कि कंपनी जब पैसा कमाती है, कोई प्रॉफिट बचता, तो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। दे वांट कि कुछ पैसा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए कंपनी में सेव रखा जाए, ताकि कंपनी की ग्रोथ जो है वो हाई हो जाए। अल्टीमेटली वो पैसा कंपनी का भी नहीं है, वो किसका पैसा है? वो पैसा है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। बिकॉज अल्टीमेटली जो सब कुछ देने के बाद, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद, डिबेंचर्स के लोन इंटरेस्ट पे करने के बाद जो बच गया वो किसका पैसा है? दैट इज अ पार्ट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। उन्हीं का पैसा कंपनी अपने पास रख लेती है, बिकॉज वो चाहती है कि फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट को हम आगे लेके जाए। बट कॉमन सेंस, अगर कंपनी उनका पैसा अपने पास रख रही है, सपोज कंपनी ने कुल 1000 रुपीज का नेट प्रॉफिट अर्न किया आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंडिचर्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड वीकेंड से और द इक्विटी डिविडेंड वीकेंड से, और एट द एंड 400 रुपये बच गए। अब वो बच गए तो वो किसका पैसा है? वो ना कंपनी का है, वो है बाय डिफॉल्ट किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब होता क्या है कि उसकी कैलकुलेशन में भी वही 2-3 मेथड है। बट यहां पे हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्यों निकालते हैं? क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। बिकॉज ये पैसा है शेयर होल्डर्स का। अगर शेयर होल्डर्स का पैसा, इट्स सॉर्ट ऑफ व्हाट इम्प्लिसिट कॉस्ट। यू हर्ड अबाउट द इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैंने बहुत अर्लियर अपने वीडियो में बताया था इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में। इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉरगॉन व्हेन दे रिमेन देयर ओन शेयर इन द कंपनी। मतलब सेम टाइम पे अगर वो पैसा, उस पैसे को जो उनका था, वो कहीं और इन्वेस्ट करते तो वो क्या बेनिफिट होता, वर्सेस उन्होंने कंपनी में रख दिया, इसलिए उसका भी कोई ना कॉस्ट इन्वॉल्व। अब बात आती है कि सर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हो गया बात, फिर इसकी जो कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट है वो कैसे है? देखो, कुल मिला के दो टाइप की बेसिकली एडजस्टमेंट करने होते हैं। एक तो होता है एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स ऑफ पर्सनल टैक्सेस। क्या बोला मैंने? एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स ऑफ पर्सनल टैक्सेस और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्यों? देखो, अगर कंपनी बाय डिफॉल्ट मान भी ले कि 100% पे आउट पे पूरा पैसा दे रही है, पर रियल में 100% आपको डिविडेंड नहीं मिलता है। कंपनी आपके बिहाफ पे, फाइनेंस एक्ट के बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे और ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंस एक्ट के बिहाफ पे एक टैक्स पे करती है सरकार को, जो कैपिटल गेन टैक्स देते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जब कंपनी आपको दे रही है तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनल टैक्स। क्या बोला मैंने? एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनल टैक्स। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में दो एस्पेक्ट हैं। पहला है एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनल टैक्स, दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ ब्रोकरेज। एडजस्टमेंट ब्रोकरेज मतलब brokerage commission etc. Because when the shareholder wishes to invest after tax, because the after tax calculation, after tax dividend income
इन दी अदर ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, ठीक है, इन द सिक्योरिटी, तो येट उसको भी मैनेज करने के लिए वो राइट ऑफर अप्रोच ही था, उनको क्या चाहिए होगा बाय डिफॉल्ट, अगेन कंपनी को इन्वेस्ट करना होगा ब्रोकरेज पे, कमीशन पे, एडवर्टीजमेंट पे, नॉन। तो ये इसके क्राइटेरिया है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा दो ही फॉर्मूले थे, बस यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज होता है। देखो एक तो डिविडेंड होता है, एक अर्निंग का, तो फॉर कुछ नहीं है, के आर इज इक्वल टू वॉट, के ई 1 माइनस टीपी इंटू 1 माइनस बी। यहाँ पे टीपी इज वॉट, पर्सनल टैक्स रेट, बी इज वॉट, ब्रोकरेज रेट। इसमें दो एडजस्टमेंट है ना, इसलिए अब के की सारे फॉर्मूले वही। के का फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, पहला था डीपीएस अपॉन एमपी, यही था ना। तो देखो यहाँ पे डीपीएस अपॉन एमपी आ गया बस, 1 माइनस टीपी। या फिर जब मैंने ग्रोथ वाली कंडीशन की बात की तो डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100 प्लस जी। यहाँ पे डी क्या था, डिविडेंड पर शेयर इंटू 1 प्लस जी। याद है हमने पिछले टॉपिक में इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब मैं अर्निंग की बात करूं तो अर्निंग के हिसाब से होता है अर्निंग पर शेयर अपॉन एमपी इंटू 1 माइनस टीपी अपॉन 1 माइनस बी। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। एक चीज रखना, व्हेन वी कैलकुलेट ऑल तो यहां पे ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है, ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। और यहां पे एक जो पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है, एक होता है राइट ऑफर अप्रोच व्हेन वी कैलकुलेटेड। यहां पे क्या होता है, इन द राइट ऑफर अप्रोच द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को हम कैलकुलेट करते हैं। इन दिस अप्रोच द अबव फॉर्मूला मार्केट प्राइस इज एडजस्टेड बाय द कैपिटल गेन टैक्स। मार्केट प्राइस इज एडजस्टेड बाय द कैपिटल गेन टैक्स। क्या बोला मैंने, मार्केट प्राइस को किससे एडजस्ट करते हैं, कैपिटल गेन, क्योंकि वो पैसा तो बाहर गया ही नहीं है, तो वो जो कमाई हो रही है वो अल्टीमेटली वेल्थ के रूप में है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, राइट ऑफर अप्रोच में मार्केट प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस टीसी। टीसी इज व्हाट, कैपिटल गेन टैक्स, जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो इन राइट ऑफर अप्रोच वी एडजस्ट द मार्केट प्राइस विद द कैपिटल गेन कॉन्सेप्ट। देखो इसका अपन जो प्रैक्टिकल करेंगे वो और क्लियर हो जाएगा। बस आप समझो कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट व्हाट, सिमिलर टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि पैसा कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट बीइंग इन इम्प्लिसिट कॉस्ट वी आर कैलकुलेटिंग इट। इम्प्लिसिट क्यों, क्योंकि अगर ये पैसा कंपनी की जो शेयर होल्डर्स हैं उसको कहीं और लगाते उनको बेनिफिट होता, बट कंपनी में उन्होंने डाल दिया है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट, हेंस वी आर कैलकुलेटिंग द केआर। Now, the next point is what, the most important point is what, WACC, weighted average cost of capital। देखो what is weighted average cost of capital? मैंने बताया कि हमारी कंपनी में हमारी जो बिजनेस है उसमें बहुत सारी जगह से पैसा आया था, ठीक है। कहाँ से आया था मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और वैसे मैं आपको शीट दे दूंगा, देयर इज नो इशू रिलेटेड टू दैट। आपके सारी फॉर्मूला शीट एक जगह होगी तो आपको फॉर्मूले रटने में आसानी हो। तो हमने बताया कि दिस इज व्हाट द बिजनेस दैट आई हैव। यहां पे पैसा है डिवेंचर से, यहां पे पैसा है प्रेफरेंस शेयर से, यहां पे पैसा है बाय डिफॉल्ट इक्विटी शेयर से, और यहां पैसा है बाय डिफॉल्ट रिटेन अर्निंग से। ये सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थे जिनके थ्रू हमारे पास पैसा आया। अब कंपनी क्या करती है, एक ऑप्टिमम मिक्स क्रिएट करती है। क्या बोला मैंने, एक ऑप्टिमम मिक्स क्रिएट करती है इन सभी रिसोर्सेज का, और उसका वेटेड और व्हाट वी कैन से वेटेड जो मीन है वो कैलकुलेट करती है। अब समझना जानते हैं, द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल implies an average cost of capital of all different resources that
इज एम्प्लॉयड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से जो पैसा आया वो जब हम ओवरऑल निकाल रहे हैं सबके इंपैक्ट को, दैट इज नोन एज व्हाट WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बाय डिफॉल्ट कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। क्या क्या बोला मैंने? इसको बोलते हैं कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड दी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोला जाता है। कि अल्टीमेटली हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज थे, अल्टीमेटली कितना खर्चा हो रहा है, एवरेज कितना हो रहा है, क्योंकि सबका केपी केडी केई केआर तो सबका अलग लगाया था। बट हमारी कंपनी में स्ट्रक्चर क्या है, हमारी कंपनी में कहां कहां से कितना पैसा आ रहा है, वो सारी कैलकुलेशन क्या है बाय डिफॉल्ट ये है। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहां पे इसी कुछ मेथड्स हैं, कुछ क्राइटेरिया है, क्योंकि समझना है इनसे, क्योंकि तो मैं फिर समझाता हूं। मान लो कि टोटल आपकी कंपनी ने 20 लाख रुपए रेज किए, 20 लाख, दैट इज डिवेंचर से मान लो आए 8 लाख या 5 लाख, प्रेफरेंस है 6 लाख, यहां से 8 लाख और यहां से 1 लाख। तो अल्टीमेटली ओवरऑल कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है कंपनी को, ताकि फाइनेंस मैनेजर को एक आइडिया रहे कि अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज टू दिस, सो ही कैन मेंटेन द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि इतना तो उसको कमाना ही है, करेक्ट, ताकि वो सबको सेटिस्फाई कर पाए, टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर्स वन हु इन्वॉल्व इन द कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर। सो अब इसकी कुछ मेथड्स हैं। पहला स्टेप 1, सबसे पहला होता है कि असाइनमेंट ऑफ वेट, कि आप किसको कितना कितना वेट दोगे। तो इसके दो मेथड है। पहला एक है बुक वैल्यू अप्रोच, एक है मार्केट वैल्यू अप्रोच। बुक वैल्यू अप्रोच कहती है कि जो भी बुक के अंदर, मतलब अकाउंटिंग बुक के अंदर जिस रेट से जो चीज हमने एक्वायर की थी उसके अकॉर्डिंग ही हम वेट दे देंगे। सेकेंड अप्रोच सजेस्ट कि मार्केट वैल्यू, व्हाट इज प्रेजेंट सिचुएशन में मार्केट प्राइस चल रहा है, कि मान लो कोई इक्विटी शेयर आपने इशू किया था 100 रुपए का, पर वर्तमान में चल रहा है 150 रुपए का, तो वी वेट इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ दी 150 रुपीज अदर देन 100 रुपीज। डिबेंचर चल रहा है, आपने इशू किया था 90 रुपए का या 100 रुपए का, व्हाटएवर, अभी चल रहा है 90 रुपए का, तो वी असाइन the weight as per the market value of the particular source of finance. So we have two approach on the basis of the book value and on the basis of the market value. अब इसका अगर प्रैक्टिकली करना आपको क्लियर होगा कि किस तरह हम बाय डिफॉल्ट वेट असाइन करेंगे। वेट इन द सेंस द proportion of what I can say, a proportion of the different sources of finance involved in the capital structure. Second is about computation of the capital form of each sources. Then again we calculate what all these forms, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में गिवन होगा, कई बार नहीं होगा, तो we calculate what all KP, KD, KE और KR। अच्छा, ये सब कुछ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर टैक्स कैलकुलेशंस टू बी देयर, we calculate all KP, KD, KE and KR, and finally we applied the weighted average cost of capital. Like weighted average कितना हुआ, वेट असाइन हो चुका, सबके इंडिविजुअल आपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के कॉस्ट ऑफ निकाले, आप बस वेटेड मीन का फॉर्मूला लगा दोगे, समीशन एक्स डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू। यहाँ डब्ल्यू क्या है? वेट असाइंड करस्पॉन्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और एक्स क्या है? द डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट्स अपॉन समीशन डब्ल्यू। दिस इज व्हाट द वेटेड मीन। व्हाट इज वेटेड मीन? आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट, समझना कुछ करना। वेटेड मीन होता क्या है? ठीक है, ये मैं अपनी स्टैटिस्टिक्स वाली क्लास में यूजुअली बताता हूं। देखो, हमारे लाइफ में मान लो कोई गोल है, उस गोल के लिए हमारे पास एक लिमिटेड आवर्स होते हैं, बट हर एक आवर को हम एक यूटिलाइज करते हैं अपने प्रॉपर मैनर में। ठीक है, मान लो जैसे कि योर
डीलिंग विद एक्स एग्जाम प्रिपरेशन, और उस एग्जाम को आपको क्रैक करना है। उसमें 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश बट यू आर नॉट वेरी गुड इन द मैथ एंड द रीजनिंग। तो आप कॉमन हो किसको आप ज्यादा समय दोगे? तो आप बोलोगे कि सर जिसमें मैं अच्छा नहीं उसको ज्यादा समय दूंगा। तो यू असाइन, मतलब आपके जो भी पढ़ने के घंटे हैं उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन आपको किसको दे दिया? मैथ्स को दे दिया और रीजनिंग को दे दिया। दैट शुड वाज द हाई वेटेज इन योर स्टडी पैटर्न टूवर्ड्स मैथ्स एंड रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूंगा आपके घर में राशन का सामान तो आता ही होगा, क्या वो सब कुछ बराबर क्वांटिटी में आता है क्या? 10 किलो गेहूं, 10 किलो नमक, 10 किलो मिर्ची, 10 किलो सब कुछ बराबर नहीं आता है। एज पर आर रिक्वायरमेंट और एज पर आर कंजम्पशन हम यूजुअली अपने जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको मैनेज करते हैं। सिमिलरली विद दैट दिस इज व्हाट वेरी सिंपल, कि जितना मैंने मार्केट से पैसा उठाया कि 6 लाख रुपए मतलब 5 लाख तो मैंने इक्विटी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वेट असाइन करूंगा। वेट कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल है। अगर वेट की बात करूं तो कैसे निकालता है? कुछ नहीं, जब 5 लाख रुपए इशू किया, मान लो मार्केट टोटल 20 लाख, तो 5 लाख अपॉन 20 लाख, so it will be cancel 0.25। ये वेट हो गया इसका, खत्म। इसमें वेट कि एक में से अगर मैं एक के हिसाब से देखूं तो कितना हिस्सा किसी पर्टिकुलर हम सोर्स ऑफ कैपिटल को दे रहे हैं, दैट इज व्हाट वेट। सो ओवरऑल वी कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज व्हाट एवरेज मीन फॉर्मूला, वेटेड एवरेज मीन फॉर्मूला, x into w अपॉन समेशन w, दैट इज वेरी सिंपल। अब ये पूरा प्रोसेस है WACC को कैलकुलेट करने का। अच्छा देखो, इसमें यहाँ पे 2 बातें आती है। एक आती है कि वाई बुक वैल्यू और द मार्केट वैल्यू विच इज बेस्ट। अगेन बुक वैल्यू गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द पास्ट बेसिस, बट अगेन आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट अर्लियर, मैंने बताया भी था अपने पिछले वीडियो में, ये जो डिसीजन होता है वो फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट पे होते हैं। तो कभी भी आइडियली हम बुक वैल्यू को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते, बिकॉज वो हिस्टोरिकल डेटा है। Either the cap, because cost of capital is not a minimum rate of return that I have to earn, not now but in future मुझे तो अर्न करना ही है ना। तो इसलिए बेस्ट अप्रोच इज व्हाट द मार्केट वैल्यू अप्रोच। इन द मार्केट वैल्यू अप्रोच देन हम मार्केट के प्राइस के बेसिस पे हम वेट असाइन करेंगे, और वेट असाइन करने के बाद हम उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, और दैट इज मोर ऑथेंटिक एंड मोर रिलेवेंट इन द प्रेजेंट और ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। करेक्ट? चलिए अब देखिए बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। इसके प्रैक्टिकल हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर बात करूं लिमिटेशंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले मेरिट्स की बात करते हैं। दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लॉजिकल। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लॉजिकल। यस, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत स्ट्रेट है कि भाई जहां से जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग उसको वेट दो, ताकि मुझे एक ओवरऑल पता चले कि मुझे कंपनी को अल्टीमेटली इतना कमाना है, ताकि वो बायसनेस इज नॉट देयर, और आइडेंटिफाई द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इन फ्यूचर फॉर द कंपनी। करेक्ट? सेकेंड वर्ड रेस्पॉन्सिव फॉर चेंजिंग कंडीशन। देखो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एज पर द रेस्पॉन्सिव चेंज नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने किसी एक्स ईयर का कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला, अगले साल इक्विटी प्राइस इंक्रीज हो गए, तो अकॉर्डिंगली व्हेन वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज न्यू वन, बिकॉज देयर इज चेंज इन द इक्विटी प्राइसेस, माइट बी इंक्रीज और डिक्रीज। अकॉर्डिंगली that final answer is to be concluded not only in the basis of single sources, because ये single source पे डिपेंडेंट है ही नहीं, सभी सोर्सेज को लिया है और सभी सोर्सेज का एडजस्टमेंट इसमें हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा अडेप्टिव भी है और बाय डिफॉल्ट चेंजिंग एनवायरमेंट में मोस्ट सुटेबल भी है। थर्ड पॉइंट इज व्हाट? एक्यूरेट व्हेन द प्रॉफिट इज नॉर्मल। इट गिव्स अ परफेक्ट आइडिया
कि what should be the capital structure and what exactly cost of capital needed by the company, because I already spoke it out earlier. What is cost of capital? Cost of capital is nothing but what? A cost the company has to earn to satisfy their stakeholders. इतना तो मिनिमम पैसा कमाना ही है. तो मतलब प्रॉफिट इज नॉर्मल, इट इज एन एक्यूरेट मेजर. सबसे बढ़िया तरीका यही है रिमेनिंग 4 के अंदर. तो 4 थे हमारे पास, 5वां पॉइंट ये आइडियल क्रिएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. आई रिपीट, थर्ड पॉइंट इज व्हाट? accurate when profit is normal. Fourth point, capital budgeting decision. If we want to talk about the investment decision, that is what capital budgeting decision itself. तो ये क्या होता है कि कैपिटल बजटिंग में जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, मतलब आपको पता लगे कि भाई दिस इज द अर्निंग दैट आई हैव टू गो फॉर. अब मैं अपने बिजनेस की जो भी एक्सपेंशन से डिसीजन लूंगा उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान रखते लूंगा कि भाई मुझे पहले तो 12% कमाना है. सपोज एक्स कॉस्ट ऑफ इज व्हाट? 12%. ये कमाना है. अब मैं ऐसे प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा दैट गिव्स मी रिटर्न मोर देन 12%. मोर देन 12%. उस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करूंगा या उस प्रोसेस में मैं इन्वेस्ट करूंगा जो मैं 12% से ज्यादा. 12% कम होगा तो बिजनेस का फायदा ही नहीं. भाई मेरा मिनिमम खर्चा तो 12% है, उससे कम कर रहा हूं तो मैं से बड़ा बेवकूफ ही नहीं. तो टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द बेस्ट investment decision I have to take, or which project I have to invest as per the profitability perspective of the business. So that gives me a clear idea. So in which section or in which project or in which X business plan, in which the X startup idea I have to invest so that I can earn a more than 12%. It also helps to for the capital expenditure decision. It's very similar with that. Capital expenditure is what? कि आप अपना शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करोगे. आप करंट एसेट कितनी परचेज करोगे, आप फिक्स एसेट कितनी परचेज करोगे, और वो सब कुछ कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर है वो सारे डिसीजन को लेने में भी ये हेल्प करेगा. दैट कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल और दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब ये इसकी क्या है? बेसिकली एडवांटेजेस बोल सकते हैं इनको, मेरिट बोल सकते हैं, और इसको इनकी सिग्निफिकेंस भी बोला जा सकता है. अब देखिए इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगे. अगर कुछ मेरिट्स है तो लिमिटेशंस भी हैं. पहला, डिफिकल्ट टू असाइन वेट, क्योंकि जैसे नेम सजेस्ट कि इसमें दो क्राइटेरिया है. तो different scientists or the different economists or the different financial managers have the different approach. But I already spoke about it earlier कि market value सबसे best है. But yet few people thinks that book value is also good. तो सबसे पहले तो assigning weight ही सबसे बड़ा इसका limitation है कि भाई different people have the different approach, and due to this it's very difficult to say कि which is good. So difficult to assigning weight. Selection of capital structure. चलो ठीक है, हमने मान लिया कि भाई हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में, बट ये भी कैसे डिसाइड हो कि हमको 5 लाख रुपए यहां से लेना है, 10 लाख रुपए इक्विटी से लेना है, 2 लाख रुपए रिटर्न से लेना है. तो इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट बीइंग ए फाइनेंस मैनेजर और द वन हु टेक केयर ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट. उसको एक हमेशा डाउट रहता है कि मैं बेस्ट ऑप्टिमल मिक्स क्या क्रिएट करूं सो दैट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ रिस्क टू बी मिनिमाइज. अब देखो यहाँ पे दो बातें मैंने शायद पहले भी बताया था आपको. सपोज हम इक्विटी को इंक्रीज कर देते हैं, when the equity used to be increases, the ownership is to be diluted. When the ownership is diluted, it means what? There is a chance your business decision is to be in the hand of those people, those who are very less expertise, those who have dominant in nature. Ultimately आपका बिजनेस जो है वो ट्रबल में आ गया क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने इक्विटी से बढ़ा दिया.
but you suppose increase the debenture or the loan, that you increase, isn't it? तो भी प्रॉब्लम है कि आपके पास फिक्स लाइबिलिटी आ गई। बिजनेस हर साल अच्छा परफॉर्म करे जरूरी नहीं है, इस केस में भी आप मर गए। तो अब उसको मिक्स क्रिएट करना अपने आप एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ दिस एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। थर्ड इज व्हाट अनसुटेबल इन केस ऑफ एक्सेसिव लो कॉस्ट डेट। देखो जब कंपनी लो कॉस्ट डेट की शॉर्ट टर्म की फाइनेंस की बात करें तो वहां के लिए ये बहुत अनसुटेबल, क्योंकि लो कॉस्ट डेट जो होते हैं वहां पे ये प्रायोरिटी किसको दे देगा, इक्विटी को दे देगा, सॉरी इक्विटीज को दे देगा। इस केस में भी ये आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। अनसुटेबल लो कॉस्ट इन केस ऑफ लो कॉस्ट प्रॉफिट। तो लो कॉस्ट प्रॉफिट में भी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और WACC इज नॉट आइडियल और सुटेबल। So these are 4 points for the limitation. Again, I'll give you the notes related to that, so that you can go through with you all and you can manage everything. I hope that everything is to be clear in your mind. Ki what is cost of retained earning and what is the average cost of capital, composite cost of capital, weighted average cost of capital, all have the same meaning. In the next video, we will discuss about the few practicals of weighted average cost of capital. And all the practicals that we, all the practicals related with the cost of capital, in which the theoretical aspect we discuss. I hope ये हर बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रही होगी स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच, अभी इतने काफी धन्यवाद।